हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? पढ़ाई अपनी लगातार जारी होगी और अगर कोई डाउट फिर भी आपको हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपके ग्रुप में जिसमें ऐड है, उसमें आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। बायोलॉजी फाउंडेशन 11th क्लास में हम बायोलॉजी के बेसिक में पढ़ रहे हैं कि हमने कैसे उनका नामकरण किया, कैसे हमने उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया। तो कल हमने मनुष्य का वर्गीकरण लिखा था। इससे पहले वाले वीडियो में मनुष्य का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। आज हम एक पौधे का भी वर्गीकरण लेके चलते हैं, जिससे हमको ये हो जाएगा भाई एक पौधे का भी कंप्लीट वर्गीकरण जो है वो हमारे पास है। तो सबसे पहले लिखते हैं बड़े स्तर पर, चाहे तो हम उसका सामान्य नाम लिख सकते हैं, सामान्य नाम। फिर लिख देते हैं वानस्पतिक नाम। ये वैज्ञानिक नाम, कोई पौधा है तो उसके वैज्ञानिक नाम को वानस्पतिक नाम बोल देते हैं। जैसे पौधा है गेहूं, सामान्य वानस्पतिक नाम हो जाता है इसका ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम। अब हम शुरुआत करते हैं इसके जगत से। सबसे पहले हम लेते हैं जगत। जगत के बाद चूंकि जंतुओं में संघ लिया गया था, यहाँ प्रभाग शब्द लेंगे। प्रभाग के बाद इसका वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद वंश और अंत में इसकी जाति। ठीक है, जैसा कि हमने बात की है कि किसी का वैज्ञानिक नाम जो होता है उसमें प्रथम पद वंश होता है, द्वितीय पद जाति। तो यहाँ वंश तो क्या हो गया इसका ट्रिटिकम, और जाति क्या हो गई एस्टिवम। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमको किसी का वैज्ञानिक नाम पता है तो हमें स्वतः ही उसका वंश और जाति मालूम हो जाता है। ठीक है, और जगत भी दो बनाए गए, पादप जगत और जंतु जगत। क्योंकि ये पौधा है तो इसका जगत क्या हो गया पादप जगत, यानी प्लांटी। प्लांटी हो गया इसका जगत। ठीक है, अब ये जो पौधे हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, तो आवृत बीजी और एक अनावृत बीजी। तो गेहूं हो जाता है आवृत बीजी, इसका प्रभाग है आवृत बीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म। वर्ग जो इसका है वो है, पौधे एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री होते हैं, तो ये हो गया एक बीज पत्री। इसका गण होता है, अच्छा इसका कुल रह गया बीच में ना, कुल हो गया कुल। फिर वंश और फिर जाति। तो वंश तो क्या है इसका ट्रिटिकम, जाति इसकी क्या है एस्टिवम। इसका गण होता है पोएलीज और कुल होता है पोएसी, जिसको ग्रेमिनी कुल भी बोलते हैं। ये घास कुल है, इसमें गेहूं भी घास है एक प्रकार की, तो घासों में ही पढ़ते हैं इसको, गेहूं को। तो ये हो गया इसका सामान्य नाम गेहूं, वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, जगत पादप जगत या प्लांटी, प्रभाग आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म, वर्ग एक बीजपत्री या मोनो कोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन, गण पोएलीज
कुल पोएसिया ग्रेमिनी, वंश ट्रिटिकम और जाति एस्टिवम। तो इस तरह से ये गेहूं के पौधे का संपूर्ण वर्गीकरण हो जाता है। इससे पहले हमने मनुष्य का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें मनुष्य सामान्य नाम था। वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल जो नेम है वो मनुष्य का होता है होमो सेपियंस। मनुष्य का जगत जो है वो जंतु जगत या एनिमेलिया होता है। प्रभाग की जगह वहाँ संघ काम में लेते हैं। संघ पृष्ठवंशी या ओडेटा संघ होता है। वर्ग स्तनधारी या मैमेलिया। गण जो होता है मनुष्य का वो होता है होमोनिडी, लेकिन जो गण है उससे पहले गण जो है मनुष्य का वो होता है प्राइमेटा। कुल होमोनिडी, वंश होमो और जाति सेपियंस। ठीक है, तो इस तरह से ये एक पादप का संपूर्ण वर्गीकरण हो गया। यानी वर्गीकरण से हम किसी भी जीव की, चाहे पौधा है चाहे जंतु है, उसकी विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। वर्गीकरण जो है उसके कुछ प्रकार दिए गए हैं कि वर्गीकरण किस प्रकार से होते हैं। तो वर्गीकरण के जो प्रकार हैं उनमें सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वो आता है ये इनके इतिहास के आधार पर है कि किस प्रकार से इनकी खोज हुई थी। तो सबसे पहला जो है वो द्विजगत वर्गीकरण या द्विजगत पद्धति आती है। इसके अनुसार समस्त जीवों को दो जगतों में बांटा गया है। कितने जगतों में? दो जगतों में बांटा गया है। और इसको प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका जो नाम है वो है कैरोलस लीनियस। किन्होंने दिया था ये? कैरोलस लीनियस ने द्विजगत वर्गीकरण या द्विजगत पद्धति प्रस्तुत की। इन्होंने दो जगतों में बांटा समस्त जीवों को। पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। ये हो गया द्विजगत वर्गीकरण। इसके बाद दूसरा जो आया वो आया त्रिजगत या तीन जगत वर्गीकरण। ठीक है, तीन जगत इसको देने वाले थे हैकल। हैकल ने ये प्रस्तुत किया और इसमें तीन जगतों में समस्त जीवों को बांटा। दो तो यही थे, यानी पादप जगत और जंतु जगत। एक जगत इसमें और शामिल किया गया जिसका नाम रख दिया गया कवक जगत। यानी पौधों में से, पहले पौधों में रखे जाते थे कवक, लेकिन इनमें कुछ विशेषताएं, जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बनाते, इसलिए इनको पादपों से अलग कर लिया। जंतुओं में क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि इनके अंदर कोशिका भित्ति होती है, काइटिन की बनी होती है, इसलिए इनको जंतुओं में नहीं रख सकते। तो कवक जगत को अलग निकाल दिया। पादप जगत और जंतु जगत पहले की तरह ही यहां पर भी थे। तीसरा जो जगत आया वो आया चार जगत वर्गीकरण। चार जगत वर्गीकरण यानी जीवों को चार जगतों में बांटा गया। किसके द्वारा? कोपलैंड के द्वारा। ठीक है, यानी द्विजगत किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। तीन जगत वर्गीकरण हैकल ने और चार जगत कोपलैंड ने। इन्होंने समस्त जीवों को चार जगतों में बांटा। यानी इन्होंने पादपों और जंतुओं में से वो जीव जो बहुत सूक्ष्म होते हैं उनको मिलाकर मोनेरा जगत बना दिया। कवक जगत और पादप जगत और जंतु जगत पहले की तरह ही इसमें भी थे।
चौथा जो वर्गीकरण आया और सर्वमान्य, जिसको आज भी अच्छे पैमाने पर माना जाता है या वास्तव में वो ही मान्य वर्गीकरण है, उसको बोलते हैं 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण, या इसको पंच जगत अवधारणा भी कहते हैं। पंच जगत अवधारणा ये दी थी R.H. व्हिटेकर ने। R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा, जिसमें इन्होंने इनको क्रम से और व्यवस्थित कर दिया। यानी सबसे निचले स्तर पर मोनेरा जगत, मोनेरा से थोड़े से विकसित प्रोटिस्टा जगत, यानी ये विकास के आधार पर इनको बांट दिया। सबसे कम विकसित कौन से हैं? मोनेरा, तो सबसे नीचे रखा इनको। उसके ऊपर प्रोटिस्टा, फिर जो कवक यानी फंगी जगत को इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर पादप जगत, और सबसे जो ऊपर जगत आया वो जंतु जगत, क्योंकि ये सबसे विकसित जगत माना गया है जंतु जगत। तो R.H. व्हिटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में बांटा। सबसे निचले स्तर पर मोनेरा, उसके ऊपर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर पादप और फिर जंतु। ठीक है, और इन्होंने इसको एक इस तरह के डायग्राम के थ्रू भी प्रस्तुत किया। इसमें क्या है, सबसे नीचे स्तर पर तो इन्होंने किसको रखा? मोनेरा को। मोनेरा से ऊपर रखा प्रोटिस्टा को, यहां पर कवक जगत, यहां पर पादप जगत और यहां पर जंतु जगत। यानी यहां से तो सबसे नीचे मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर पादप और अंत में जंतु जगत। ठीक है, और इन्होंने इसको जो बांटने का आधार बनाया, जो मोनेरा जो है वो तो क्या ऐसा होता है? प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, और मोनेरा से ऊपर जितने भी हैं ये सारे यूकैरियोटिक। यानी मुख्य अंतर रखा है इनका कोशिकीय विकसित प्रकार का। ये तो अल्पविकसित होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। मोनेरा से ऊपर सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोटिक है, कवक, पादप, जंतु सब यूकैरियोटिक है। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा तक ये सारे एक कोशिकीय होते हैं। यानी मोनेरा भी प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय हैं, और इनके ऊपर सब बहुकोशिकीय होते हैं। तो इनका जो वर्गीकरण का आधार रखा गया, सबसे पहला तो इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा आधार रखा एक कोशिका से बना है या बहुत सारी कोशिका से बना है। तीसरा इनमें पोषण का आधार भी रखा गया कि ये किस प्रकार से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। जैसे ये है मोनेरा, ये भी स्वपोषी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा ये भी दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन कवकों की बात करें, ये मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले मृत जीवों से पोषण ग्रहण करते हैं। पादप स्वपोषी होते हैं, कुछ अपवाद भी हैं जिसमें ये कीटभक्षी का काम भी कर लेते हैं। जंतु जो हैं वो परपोषी होते हैं। तो ये भी इनका एक आधार रहा। और भी बहुत सारे आधार हैं इनके। तो इन सभी आधारों के पर इनको हमने 5 जगतों में बांटा। किसको दिया जाता है इसका श्रेय? R.H. व्हिटेकर को। ठीक है, तो ये वर्गीकरण के प्रकार हैं। सबसे पहले द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने दिया। 2 जगत बनाए, पादप जगत, जंतु जगत। 3 जगत वर्गीकरण हैकल ने दिया। 3 जगत बनाए, कवक जगत, पादप जगत, जंतु जगत। 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने दिया। मोनेरा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत, 4 जगत आते हैं इसमें। 5 जगत वर्गीकरण या पंच जगत
अवधारणा RH विटेकर ने दी। सर्वमान्य अवधारणा है, 5 जगत बनाए इन्होंने, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। और इनको एक डायग्राम के थ्रू व्यवस्थित किया, जिसमें सबसे निचले स्तर पर मोनेरा रखा गया है, मोनेरा से ऊपर प्रोटिस्टा, फिर कवक, फिर पादप और फिर जंतु। मोनेरा प्रोकैरियोटिक जीव है, मोनेरा से ऊपर सभी जीव यूकैरियोटिक है। मोनेरा और प्रोटिस्टा एक कोशिकीय हैं, इसके अलावा सभी जीव बहुकोशिकीय हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने वर्गीकरण के जो अपन ने आधार या वर्गीकरण के प्रकार जो हैं कब कब किसके द्वारा दिए गए वो हमने डिस्कस करे। उम्मीद है समझ में आए होंगे। अब आपका काम है इनको नोटबुक में उतार लीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। तो कोरोना का अभी प्रकोप जारी है, इसलिए घरों में ही सुरक्षित रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। बी सेफ, स्टे होम।